लिंक भी किया था, ऐसा ही है। आज आप अपने पास हेडिंग डालते हैं ट्रांजैक्शन बिटवीन पेरेंट एंड एसोसिएट। हाँ जी, ट्रांजैक्शन बिटवीन पेरेंट एंड एसोसिएट। अच्छा, ये भी आपका कोई 10 से 15 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा और ये भी क्लोज हो जाएगा जल्दी से, क्योंकि हमने पहले टाइम लगाया हुआ है बेसिक्स के ऊपर। अच्छा भाई, हम जरा रिकैप लेते हैं, और रिकैप इस चीज़ का लेते हैं कि अगर पेरेंट सब्सिडरी को कोई चीज़ बेचा करता था तो क्या एंट्री बनती थी। आए एग्जाम्पल के तौर पे याद करें, 100 रुपये की इन्वेंट्री खरीदी थी हमने, वही खानदानी एग्जाम्पल। 100 रुपये की इन्वेंट्री बाय की तो हमने कहा अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी हो गई, 100। कितने की बेची, 150 की। प्रॉफिट कितना कमाया, 50 का। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 50 का प्रॉफिट कमाया है ये सामने वाले की इन्वेंट्री में जाके बैठ गया, ऐसा ही है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो 50 का प्रॉफिट है सामने वाले की इन्वेंट्री में जाके क्लब हो गया है और ये अब तक क्या रहेगा, अनरियलाइज। अब तक क्या रहेगा भाई? अच्छा, अनरियलाइज इसलिए रहेगा क्योंकि ये रियलाइज तब कहलाएगा जब ये बेच दे ग्रुप के बाहर। तो ये बात तो समझ आती है कि भाई हमने 50 रुपए का जो प्रॉफिट कमाया, सेपरेट बुक के हिसाब से तो वो प्रॉफिट है, बट कंसोलिडेटेड बुक के हिसाब से वो प्रॉफिट नहीं है। पर ये बात हो रही है किसकी, पेरेंट और सब्सिडरी की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बात किसकी हो रही है, पेरेंट और सब्सिडरी की। पेरेंट और सब्सिडरी का यहां पे मतलब यह है कि भाई पेरेंट ने उठा के सब्सिडरी को गुड्स बेचे और मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट 50 का है। मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट कितने का है भाई, 50 का। तो हमने बोला ये बात हो गई। अच्छा, जब मैं कंसोलिडेशन करता था आज से पहले, तो आपको याद होगा कि मैं एंट्री क्या बनाता था, ग्रुप रिजर्व डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। यानी मैं ये कहता था कि भाई सामने वाले की इन्वेंट्री में जो मेरा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट तब तक नहीं कहलाएगा जब तक हम दोनों मिलके ग्रुप के बाहर बेच दें। तो मैं क्या किया करता था, अपनी इनकम को घुमाता था और इन्वेंट्री को हटा देता था। अच्छा, पर एक चीज़ यहाँ पे जो की एलिमेंट है समझने वाला, वो जो बहुत अहम है, इधर सुनिएगा, वो ये है कि आपको ये तो बात पता है ना कि सब्सिडरी कितने परसेंट कंसोलिडेट होती है, 100%। कंसोलिडेशन कितने परसेंट होती है, 100%। अब बहुत ही की एलिमेंट जो आपने सीखना है यहाँ पे, सब्सिडरी बच्चों जब 100% कंसोलिडेट होती है तो मैंने ये भी तो सीखा था कि इन्वेंट्री उड़ के, जब बात समझिएगा, 100 रुपये की इन्वेंट्री कितने की हो गई, 150 की। वापस से 100 रुपये की इन्वेंट्री कितने की हो गई? क्या ये बात मानते हो कि ये पूरा का पूरा 150 कंसोलिडेट होने लगा था, जिसमें से मैंने 50 को उड़ा दिया, जिसमें से मैंने 50 को, क्यों? क्योंकि पूरा 50 वापस आ रहा था। क्या ये 50 की इनकम थी या नहीं थी? क्योंकि ग्रुप के हिसाब से ये कमाया नहीं है। वापस से रिकैप, ताकि इसको बिल्ड इन कर लें भेजे में अपने। मैंने फिर कहा, मैंने कहा भाई 100 रुपये की चीज़ उठा के कितने की बेची, 150 की। मैंने कहा अगर आप इसको नहीं हटाते तो आप मुझे एक बात का जवाब दें, आपके पूरे ग्रुप के अंदर पूरा 50 का प्रॉफिट होता, हाँ या नहीं? और पूरी 50 की इन्वेंट्री वापस आ जाती। अच्छा, 50 की मतलब 50 से ज़्यादा आती, 50 से ज़्यादा आती। 50 से ज़्यादा कैसे आती? क्योंकि उसके अंदर क्या शामिल है, अनरियलाइज प्रॉफिट। उसके अंदर क्या शामिल है? तो आप लोग क्या किया करते थे, वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट के ग्रुप रिजर्व से पूरा 50 हटाते थे और इन्वेंट्री को हटाते थे, ऐसा ही है। यानी मैं कहता था 100% अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता था, एलिमिनेट होता था। पर ये कौन सा केस है, पेरेंट टू सब्सिडरी, पेरेंट टू। अच्छा, फिर एक और चीज बताओ, क्या रिसीवेबल पेबल भी मैं ही हटाता था? वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। ये यहां तक कॉपी करो तो मैं आगे सिखाता हूं कि व्हाट इफ अगर ऐसी ही ट्रांजैक्शन पेरेंट और एसोसिएट के बीच में हो तो क्या करेंगे। तो यहां पे लिंकेज है।
हाँ जी, डन यहाँ तक? चलिए जी भाई आगे चलते हैं। अब उम्मीद है कि ये कॉपी हो गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है ये कॉपी करना। अच्छा भाई, अब हम इसी ट्रांजैक्शन को इस पैरामीटर से देखते हैं कि अगर ये ट्रांजैक्शन हुई हो पेरेंट और एसोसिएट के बीच में। अगेन रिपीट कर रहा हूँ आखिरी बार, जब पेरेंट ने सब्सिडरी को माल बेचा तो प्रॉफिट कितने का कमाया? 50 का। कंसोलिडेशन कितने परसेंट होती है? 100%। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये पूरा का पूरा 50 जो कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ग्रुप के अंदर ही था। तो हमने क्या किया था, इन्वेंट्री को इन्वेंट्री से हटाया, प्रॉफिट को बैलेंस शीट डली हो गई। मैंने कहा भाई एक चीज़ ग्रुप में 100 की 100 की दिखनी चाहिए। ये बात हो गई थी कंसोलिडेशन के वक्त पेरेंट और सब्सिडरी की। अब हम बात किसकी करेंगे? पेरेंट टू एसोसिएट की। आए देखते हैं इधर, पर ये बहुत केयरफुली देखना है आपने इधर। मैंने कहा 100 रुपये की इन्वेंट्री खरीदी, लिखेगा नहीं कोई, अभी सिर्फ समझना है, ये मैपिंग का गेम है बस। मैपिंग समझ आ गई, कहानी खत्म। 100 रुपये की इन्वेंट्री खरीदी, उठा के उसने 150 की बेच दी। आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आपके पास 50 रुपये का प्रॉफिट पेरेंट एंटिटी के ग्रुप रिजर्व में होगा? हाँ या नहीं? होगा। अच्छा, आप एक और चीज़ सिखानी है आपको जो समझानी है। पेरेंट एंटिटी के ग्रुप रिजर्व में 50 का प्रॉफिट ऑलरेडी होगा। कौन सी बुक्स में? सेपरेट बुक्स में। अब आगे सुने, मेरी कहानी सुने। क्या अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जब सामने वाले को इन्वेंट्री बेची तो यही प्रॉफिट उसकी इन्वेंट्री में भी है? इन्वेंट्री में है, 100 भी है 50 भी है, 100 भी है और 50 भी है। अब आगे मेरी बात को समझें। मुझे ये लगता है, ये नहीं समझ आता तो रिपीट करवा लेना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक हल्की सी ट्रिक है, वो सीखनी है। मुझे ये लगता है कि जब आप इक्विटी अकाउंटिंग करते हैं, जब आप इक्विटी अकाउंटिंग करते हैं तो आप नेट एसेट्स का 25% अपने पास लेकर आते हैं, या होल्डिंग परसेंटेज। क्या लाते हैं? होल्डिंग परसेंटेज। वापस से इस बात को एब्जॉर्ब करते हैं। मैंने कहा सब्सिडरी एसोसिएट दोनों को साथ साथ समझेंगे तो ये समझ आएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। सब्सिडरी के केस में क्या कोई परसेंटेज लगती है या पूरा आता है आपके पास? 100% आता है। तो मैंने पूरा 50 हटा दिया। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, जब पेरेंट और एसोसिएट की बात करोगे तो ये जो 50 का प्रॉफिट है सामने वाले की इन्वेंट्री में है? ऐसा है। पर मेरा आपसे दूसरा सवाल है, अगर ये सामने वाले की इन्वेंट्री में है तो आप उसके नेट एसेट्स में से ये पूरा लेकर आते हो या अपनी होल्डिंग? होल्डिंग। तो यहाँ पे आपको ये IFRS 3 ये कह रहा है कि भाई जब भी आप एसोसिएट को कुछ बेचें, जब भी आप एसोसिएट को कुछ बेचें तो आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से एलिमिनेशन नहीं करना, उसके भी होल्डिंग परसेंटेज से करना। किससे करना? होल्डिंग परसेंटेज। देखो मैंने क्या किया, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो अल्लाह की कसम अभी भी 50 है, पर मेरा तुमसे सवाल यह है क्या ये 50 वापस आ रहा है या इसका 25%? क्योंकि आप खुद देख लें, आप नेट एसेट्स पे जो परसेंटेज लगाते हैं, आप खुद बताएं जल्दी से, उसूलन सामने वाली कंपनी जो एसोसिएट है उसकी इन्वेंट्री में ये 150 है, ये 50 भी है। तो अगर उसके नेट एसेट्स में ये 50 शामिल है, आप उस 50 का 50 लेकर आ रहे हैं या होल्डिंग परसेंटेज? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस सवाल के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर या पेरेंट टू एसोसिएट के रिलेशन के अंदर भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, बट उसकी एलिमिनेशन पूरे से नहीं होती है। किससे होती है? होल्डिंग परसेंटेज से होती है। किससे होती है? होल्डिंग परसेंटेज से। यानी हमने सिंपल एक उसूल सीखा कि अगर पेरेंट एसोसिएट को कोई चीज़ बेचे, वापस से अगर पेरेंट एसोसिएट को कोई चीज़ बेचे तो मुझे आप एक बात बताओ कि बेचना मना है? अच्छा, क्या उस पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो सकता है या इस पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से एलिमिनेशन होगी या उसके होल्डिंग परसेंटेज से? अच्छा, कोई आपसे पूछे होल्डिंग परसेंटेज की लॉजिक क्या है, तो आप भाई सिंपल एक बात कहेंगे, सब्सिडरी के केस में पूरा प्रॉफिट वापस आता है, यहां पर पूरी चीज वापस आ रही है या उसका होल्डिंग, तो एलिमिनेट भी होल्डिंग से करूंगा। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब लिखे बगैर आपने 2-3 चीजें समझनी है मुझसे, खुदा प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, लिखे नहीं पहले समझ लें इस बात को। समझाना ये चाह रहा हूं कि सीक्वेंस याद रखें। आप नेट एसेट्स बनाते वक्त सब्सिडरी के, एसोसिएट का नहीं सोचते। बात क्लियर है?
गुडविल निकालते वक्त एसोसिएट का नहीं सोचते, एनसीआई निकालते वक्त एसोसिएट का नहीं सोचते। याद रखिए चौथी चीज, ग्रुप रिजर्व निकालते वक्त आखिर में सोचते हैं। अब एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, याद रखिएगा, ग्रुप रिजर्व निकालते वक्त जब आप इक्विटी अकाउंटिंग करते हैं तो आपको एक बात याद होगी, शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्क नहीं हुआ था। शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्क क्यों नहीं हुआ था? अबे उसने कॉस्ट पे रखा हुआ था, चर्सी उसने किस पे रखा हुआ था? कॉस्ट पे। उसने इक्विटी अकाउंटिंग की नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। मैं कह रहा हूं उसने कॉस्ट पे रखा हुआ था, उसने इक्विटी अकाउंटिंग, अगर वो इक्विटी अकाउंटिंग कर लेता तो क्या वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अपना हिस्सा भी ले आता, जो कि वो लाया हुआ नहीं था। आप रिकॉल करें लास्ट क्लास, हमने लास्ट क्लास में ये किया है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं भाई, हमने पिछली क्लासेस में यही किया है ना कि सेपरेट बुक्स में वो किस पे रखा हुआ था? कॉस्ट पे। पर हमने कहा अगर कॉस्ट पे रखा हुआ था तो उसने सिर्फ डिविडेंड को अकाउंट फॉर किया हुआ था, यानी उसने सब्सिक्वेंटली जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड का हिस्सा है वो अपने पास लेकर नहीं आया था। जो भाई लेकर नहीं आया था तो हम लेकर आ गए थे, कहां पे? ग्रुप रिजर्व में। क्योंकि मैंने तो आपको इक्विटी अकाउंटिंग में बखूबी चीज सिखाई है, सामने वाली कंपनी जो भी कमाएगी उसका आपका हिस्सा आपके पीएनएल में दिखना चाहिए। अच्छा, जो उसने बांट दिया वो किस नाम पे आ जाता है? डिविडेंड के नाम पे। और जो नहीं बांटा, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है? क्योंकि आप, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिसीवेबल, पर क्या ये रिसीवेबल अलग से बुक हो रहा है या इन्वेस्टमेंट में? ये हमारी लास्ट क्लास की कहानी है पूरी, जो मैं रिकैप दे रहा हूं वहां पे। खैर, आप क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट डेबिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट क्रेडिट, ये काम कर लेता है कि वो इनकम जो रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, जो कि रिकॉर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ के सेपरेट बुक्स में कौन सी अकाउंटिंग हुई है? कॉस्ट अकाउंटिंग, वो हो जाती है। आज तक आपने यहां क्लोज किया था, आज के बाद क्लोज नहीं करना। अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या कोई ऐसी इन्वेंट्री तो नहीं है जो पेरेंट ने किसको बेची हो? वेरी गुड। अच्छा, इस सवाल में बेची हुई है कितने की? 150 की। इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है? आपसे मैं पूछता हूं, अगर इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 50 है तो क्या एलिमिनेशन 50 की करूं या होल्डिंग परसेंटेज? आपके सामने नेट एसेट से आप इसका 25 ही लाए होगे, तो हटाऊं भी कितना? क्योंकि ओवर स्टेटमेंट है ही होल्डिंग परसेंटेज की। तो मैंने सिंपली क्या किया होगा, यहां पर एक एंट्री बनाई होगी, ग्रुप रिजर्व डेबिट कितने से? 25 से नहीं, 12.5 से। अब एक और चीज सीखें यहाँ पे, ग्रुप रिजर्व तो मैंने कम कर दिया, यानी लॉस बुक कर लिया। अच्छा, लॉस इसलिए बुक किया क्योंकि मैंने प्रॉफिट कमाया। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि पेरेंट और सब्सिडियरी के केस में तो पूरा माइनस होता है क्योंकि कंसोलिडेशन 100% होती है। अच्छा, यहाँ पे टेक्निकली आप सब मुझे बताएंगे, कंक्लूसिव बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टेक्निकली आप ये कहेंगे ना कि 25% तक मेरी कंपनी है, उसके अलावा मेरी कंपनी, तो मैं टेक्निकली अगर ये कहूँ कि मैंने अपने आप से प्रॉफिट कमाया भी है तो वो कितना परसेंट है? उसके अलावा तो नहीं है ना। तो क्योंकि मेरी होल्डिंग कितनी है? 25%। तो सर ये तो बात नाजायज़ हो गई। सब्सिडरी के केस में भी आपकी 75% होल्डिंग होती है, तब भी पूरा हटाते हो। कंसोलिडेशन 100% होती है। कंसोलिडेशन क्योंकि आप एनसीआई के एसेट्स को भी दिखा रहे होते हैं तो उसमें भी एलिमिनेशन पूरी होती है। यहाँ पे क्या एनसीआई की कोई चीज़ दिखा रहे हैं या आप खुद एनसीआई हैं? हम खुद एनसीआई हैं भाई, हम तो सिर्फ अपना हिस्सा लेकर आ रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने कोई चीज़ एसोसिएट को बेची है तो अगर कोई अनरियलाइज चीज़ होगी भी तो उसका इम्पैक्ट पूरा होगा या मेरे हिस्से जितना? वही तो हटा रहा हूँ। अब एक और चीज़, ग्रुप रिजर्व तो डेबिट हो गया, क्रेडिट में कर दूंगा इन्वेस्टमेंट। क्रेडिट में क्या करूंगा? अच्छा, अब सवाल है इन्वेंट्री क्यों नहीं? भाई देखो बात समझो, जब मैं पेरेंट और सब्सिडियरी की बात करता हूं तो उसकी इन्वेंट्री मेरी इन्वेंट्री होती है, मेरी इन्वेंट्री उसकी इन्वेंट्री होती है, मैं हटा देता हूं। पर इस केस में इन्वेंट्री किसकी किताबों में? एसोसिएट की किताबों में। तो जब इस केस में इन्वेंट्री एसोसिएट की किताबों में, तो क्या तुम उस इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हो? नहीं। पर हाँ, एक चीज़ सिखाता हूँ, जब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट लेकर आए होगे ना तो आपने ओवर स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट में पार्क की होगी। नहीं है बात समझ? जब आप लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट लेकर आए होगे तो आपने ओवर स्टेटमेंट कहाँ पार्क की होगी? तो हटाओगे भी। ये होशियारी नहीं करना कि नेट एसेट्स में चिपका दी एसोसिएट के, अलग से करना, गुजारिश है। पहले एसोसिएट का अपना काम कर लेना और उसके बाद एक सवाल पूछना अपने आप से, कहीं कोई ऐसी इन्वेंट्री तो नहीं है जो एसोसिएट ने किसको बेची हो, या पेरेंट ने एसोसिएट को? वाइस वर्सा भी हो सकता है ना। तो आपने ग्रुप रिजर्व तो कम करना ही करना है, यानी प्रॉफिट तो गिरेगा क्योंकि बुक हुआ था। क्रेडिट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट।
पर इन्वेस्टमेंट तब क्रेडिट होगी जब पेरेंट ने किसको बेचा हो, एसोसिएट को। अच्छा व्हाट इफ उलट करते हैं, यही ट्रांजैक्शन एसोसिएट और पेरेंट के बीच में होती, तब भी बाखुदा 25% का मसला होता, ऐसा है ना। अच्छा तब भी ग्रुप रिजर्व तो कम होता, अब इन्वेंट्री गिर जाती, क्योंकि अब इन्वेंट्री किसकी किताबों में, पेरेंट एंटिटी की किताबों में। यानी जब मेरी किताबों में इन्वेंट्री है तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री मेरी है ना, तो क्या मैं इन्वेंट्री को उतने पे रखूं या हटा दूं, हटा देंगे। यानी अब सिंपल फंडा रखते हैं, पेरेंट एसोसिएट को बेचेगा तो क्या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से एलिमिनेशन होगी या उसके होल्डिंग से। अच्छा ग्रुप रिजर्व तो डेबिट होगा, ये पत्थर पे लकीर है, क्योंकि लॉस बुक होगा, क्योंकि कुछ भी अपना कमाया हुआ एसोसिएट से कमाया हुआ कहां जाता है, ग्रुप। वेरी गुड, बात समझिएगा, अपना कमाया हुआ एसोसिएट से कमाया हुआ कहां जाता है, तो एलिमिनेट भी। यू नीड टू डिसाइड कि उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट जाएगी या इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कब जाएगी, जब एसोसिएट पेरेंट को बेचे। इन्वेस्टमेंट कब जाएगी, जब पेरेंट एसोसिएट को बेचे। पहले बताओ बात क्लियर है, अब कॉपी कर लें इसको जी। यहां से करना होगा ना, हाँ जी ऑनलाइन मतलब क्लियर है ये। सर अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 100% नहीं हो तो फिर वो किस अलग होगा। हाँ भाई मुझे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 100% ना हो। बिल्कुल, पर वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पे भी क्या लगेगी, होल्डिंग परसेंटेज। लेट से वो कहे कि 40% इन्वेंट्री उसकी किताबों में बाकी है, तो पहले 50 का 40% लेंगे और फिर उसका 25%। क्लियर है हमजा। अगर एसोसिएट टू पेरेंट हो तो उसकी एंट्री बनाते हैं अभी, उसके लिए भी ग्रुप रिजर्व डेबिट होगा और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी आपकी। नहीं अभी मैंने मना किया, मैंने क्या बोला, नेट एसेट्स में होशियारी नहीं करनी है, नेट एसेट्स में होशियारी नहीं करनी है। फिर रिपीट कर रहा हूं, सिंपल अलग अलग लेकर आओ यहां पे। नेट एसेट्स तुम किसके बोल रहे हो, एसोसिएट के। एसोसिएट के नेट एसेट्स में कुछ भी नहीं करना, वो पहले अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेकर आओ सीधा सीधा, सही है, उसमें छेड़खानी नहीं करना, बस ये रिक्वेस्ट है। अच्छा आप देखो, ये जैसे हमजा ने पूछा कि सर ये वर्किंग कहाँ होगी, ये वर्किंग सेपरेटली होगी। लेट से आप जब इक्विटी अकाउंटिंग शुरू करते हैं तो आप इक्विटी अकाउंटिंग में नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट निकालते हैं एक्विजिशन पे, और नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट निकालते हैं रिपोर्टिंग पे। मैं आपको इतना कह रहा हूं कि नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट रिपोर्टिंग पे नहीं रखना, इसमें से माइनस नहीं करना। शेयर ऑफ प्रॉफिट की अकाउंटिंग कर लेना, उसके बाद अलग से इसको देख लेना। तो अलग से एंट्री पार्क करने में क्यों मौत आ रही है, नेट एसेट्स में नहीं चिपकाना है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रीजन भी बता देता हूँ, चलो सुन लो पहले रीजन क्या है, मैं नेट एसेट्स में क्यों मना कर रहा हूँ। क्योंकि जब एसोसिएट बेचता है ना, प्लीज मेरी बात को समझें, प्लीज मेरे जज्बात समझें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर नेट एसेट्स में पार्क करोगे ना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो उसका इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। वापस सुन लेना, अगर मतलब इतनी मैं जो इतनी बहस कर रहा हूँ कोई वजह है ना उसके पीछे, वापस सुने। क्योंकि मैं जब भी फर्म में भी रिव्यू करता हूँ ना कंसोलिडेशन का, तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में बच्चों ने ये भंड मारा हुआ होता है। भाई नेट एसेट से माइनस करने का मतलब समझते हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा। भाई नेट एसेट्स में से अगर तुमने माइनस किया, भाई मैं कह रहा हूं जो भी हो, पेरेंट टू सब्सिडियरी नहीं बोलो, पाप लगेगा। पेरेंट टू एसोसिएट और एसोसिएट टू पेरेंट, सब्सिडियरी का नाम जबान पर नहीं आना चाहिए किसी की। पेरेंट टू एसोसिएट या एसोसिएट टू पेरेंट। भाई ने कहा सर मैं नेट एसेट से कटा देता हूं, मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर नेट एसेट से माइनस करोगे तो शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसका इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। जबकि अगर मैं बात रिपीट कर रहा हूं, जबकि अगर एसोसिएट बेचता है किसको, पेरेंट को, तो उसका इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं आना चाहिए, इन्वेंट्री में आना चाहिए, तो ये भंड हो जाएगा।
तो ना हम इतने काबिल हैं, ना हम इतने जीनियस हैं कि इतना ख्याल रखें एग्जाम में। तो मैंने आपसे एक विनती की, आप नेट एसेट्स को बराए मेहरबानी अलग लेके चलें, और ये दो एडजस्टमेंट्स में आपको मौत नहीं आनी चाहिए, इसको अलग लेके चलें। इतना हो जाएगा तुम लोगों से। अब नेट एसेट्स का नाम नहीं लेना, जहां नेट एसेट्स यूज होने थे वो सब्सिडियरी था, क्योंकि वहां पे कंसोलिडेशन कितनी परसेंट है, खत्म हो गई बात। क्लियर है भाई? हाँ जी, मोहम्मद अहमद, हमजा, अली, क्लियर है? ये जल्दी बताओ। स्क्रॉल डाउन करें। चलें, ये तुम लोग बताओगे तो मजा आ जाएगा। क्या पेरेंट एसोसिएट को पीपी बेच सकता है? ये मैं वर्बल करवा रहा हूँ क्योंकि इतने तुम चैंप हो चुके हो, बहुत काम किया है बेसिक पे। क्या पेरेंट एसोसिएट को पीपी बेच सकता है? यस। गेन पे बेचेगा? यस। मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर पेरेंट एंटिटी ने पीपी बेच के कोई गेन कमाया है, ये गेन उसकी कॉस्ट में शामिल होगा? हाँ या नहीं? चलें, वेरी गुड, यहाँ तक सही है। ये गेन उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट में शामिल होगा, डेप्रिशिएट भी होगा, हाँ या नहीं? तो उसकी किताबों में भी ये जो प्रॉफिट होगा वो सेम होगा या आफ्टर डेप्रिसिएशन? यहां तक साथ हो ना? आफ्टर डेप्रिसिएशन। वही फंडा जो पेरेंट और सब्सिडियरी में। अब क्या बात होती है, पेरेंट और, चलो तुमसे पूछता हूं, अगर यही हरकत एसोसिएट के साथ हो तो उसकी किताबों में गेन होगा या आफ्टर डेप्रिसिएशन गेन होगा? पर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या वो गेन तुम्हारे पास वापस, क्या वो गेन तुम्हारे पास वापस पूरा आएगा या होल्डिंग परसेंटेज? तो उस केस में भी टेंशन नहीं लेना, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का होल्डिंग परसेंटेज लगा देना वहां पे भी। पर वहां पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पूरा गेन नहीं होगा आफ्टर डेप्रिसिएशन, जैसे सब्सिडी के केस में होता है। फर्क क्या है? होल्डिंग परसेंटेज का। तो इस केस में भी इन्वेस्टमेंट कम होगी। अच्छा तुम बताओगे, व्हाट इफ एसोसिएट बेचे किसको? पेरेंट को, तो पीपी कम होगा, क्योंकि किसकी किताबों में? हमारी किताबों में। वापस से भाई, मैंने कहा 4 लाख रुपए की चीज 5 में बेच दी, 1 लाख का गेन कमाया, ऐसा है? यही 5 लाख रुपए किसकी किताबों में चले गए? एसोसिएट की किताबों में। अब एसोसिएट की किताबों में ये 4 भी डेप्रिशिएट हुआ, मेरा 1 लाख का गेन भी डेप्रिशिएट हुआ। मैं आप सबसे पूछता हूं, मेरा गेन उसकी किताबों में पूरा मौजूद है या रिवर्सल के बाद? रिवर्सल के बाद। या रिवर्सल हेयर बाय मीन्स डेप्रिसिएशन, रिवर्सल हेयर बाय मीन्स इंक्रीमेंटल। तो उसकी किताबों में, आप सब मुझे जवाब दे दें, उसकी किताबों में यही गेन, ओनली गेन मौजूद है या आफ्टर डेप्रिसिएशन? तो मेरा तीसरा सवाल सुने, उसकी किताबों से ये चीज आपके पास वापस पूरी आ रही है या होल्डिंग परसेंटेज? पर सर मुसीबत ये थी कि पेरेंट और सब्सिडी के केस में पूरी वापस आती थी, तो मैं एलिमिनेट भी पूरी करता था। यानी फॉर एग्जांपल, अगर एसेट की लाइफ 5 साल बाकी है, एसेट की लाइफ, तो 20,000 रुपए का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आया होगा। 1 लाख को 5 से डिवाइड करो, कितना आता है? 20। तो कहने का मतलब है उसकी किताबों में, तुम लोग बताओ, एसोसिएट की किताबों में मेरा गेन कितने का मौजूद है? 80 का। 1 लाख क्यों नहीं? 20 तो खुद ही रिवर्स हो गया, 20 तो खुद ही रिवर्स हो गया, बचा कितना? चले, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये 80 तुम वापस अपने पास लाए या इसका 25%? तो मुझे बताओ, जब तुम इस 80 का 25% लाए हो तो हटाओगे भी कितना? बात समझ आई? पर सब वापस ढीठ बन के बता दो, सब्सिडी के केस में ये क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई वो 100% वापस आता है, तो हटाऊंगा भी 100%। आप खुद देख लेना, नेट एसेट्स में पूरा लेके आते हो ना, तो वहां से हटता भी कितना है? 100%। तो यहां पे वहां पे सिर्फ होल्डिंग परसेंटेज का फर्क है, ये बात याद रहेगी। चलें, अब ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो, हमजा क्लियर है ये बात? जल्दी से जानी, ये रिपीट कर दिया तुम्हारे लिए, मतलब ये हमने किया हुआ ऑलरेडी, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ कि खाली परसेंटेज लगेगी। हमजा प्लीज बताओ। ओके, अब एक और चीज़ है, जवाब दो, क्या एसोसिएट और पेरेंट का आपस में रिसीवेबल हो सकता है? हो सकता है? हाँ जी, ऑनलाइन वाले तुम भी बता दो। अच्छा, ये जो मैंने ये कीमती बातें की है ना एसेट वगैरह वाली, वो लिखनी है, से सुनना नहीं है, फिर एक बच्चा उठ के बोलेगा साहब ने कॉन्सेप्ट नहीं कराया, लिख लेना है। पीपी वाली, सही है?
तो उसकी भी होल्डिंग परसेंटेज से होगा। चलें, पेरेंट का एसोसिएट से जल्दी बताओ रिसीवेबल हो सकता है, हाँ या नहीं? तो यानी पेरेंट का रिसीवेबल है और एसोसिएट का पेएबल है। कंसोलिडेटेड बुक्स में इसको क्या करेंगे? नहीं हटाएंगे, वापस से 1 रुपया भी नहीं हटाएंगे। बात समझ लें, मैंने कहा पेरेंट और एसोसिएट का आपस में रिसीवेबल पेएबल हो सकता है, बट आप उसको कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे, तो ऐसा तो लगेगा नहीं अपने आप से रिसीवेबल है, अपने आप को पेएबल है। तो रिसीवेबल पेएबल कभी भी एलिमिनेट नहीं होंगे, लिख लो। रिसीवेबल पेएबल एसोसिएट के केस में कभी भी एलिमिनेट नहीं होंगे। हमने सिंपल लिख दिया तुम लोगों के लिए। कैसे भाई? देखो बताओ, एक चीज जब कंसोलिडेट होती है, तुम लोग मुझे बताओगे, सारे बच्चे लिखना बंद करो 1 मिनट। एक चीज जब कंसोलिडेट होती है तो ऐसा लगता है ना अपने आप को रिसीव करना है, अपने आप को पे करना है। क्या उसका कोई बैलेंस तुम्हारी बुक्स में आके चिपक रहा है? तो ऐसा लग भी नहीं रहा ना कि अपने आप से रिसीवेबल, अपने आप से पेएबल है। उल्टा तुम ये करते हो, तुम कहते हो ये इन्वेस्टमेंट उसमें हुई हुई है। तो एंटिटीज अलग अलग हैं। तो जब एंटिटीज अलग अलग हैं तो इट कैन नॉट बी सेड कि भाई अपने आप से रिसीवेबल, अपने आप से पेएबल है। ये कब हो सकता है? जब कंसोलिडेशन हो। तो तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली लिख दिया क्योंकि तुम्हें उर्दू समझ आती है ना? इसमें हर्ट होने वाली क्या बात है? बात तो सही है ना? वैसे इसने एक वजह से हुमायूं ने सही जवाब दिया सर, बिकॉज इन्वेस्टमेंट हटा नहीं रहे। वहां पे क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट को हटा के असल एसेट्स लायबिलिटीज ले आते हैं, तो वहां पे लगता है कि अपने आप से रिसीवेबल है और पेएबल है। और मैंने ये भी लिख दिया है, हाउएवर प्रेजेंटेशनल इंपैक्ट ऑफ रिसीवेबल एंड पेएबल हो ही नहीं सकता बिकॉज नो कंसोलिडेशन। ऊपर लिखा हुआ है ओनली अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स होते हैं बिकॉज उसका इक्विटी इंपैक्ट होता है ना? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाता हूं क्योंकि उसका कौन सा इंपैक्ट होता है? इक्विटी इंपैक्ट। अच्छा, कॉपी करते हुए तुम्हें याद है ना कि इस संडे को बोल रहा हूँ, सैटरडे को, संडे को तो क्लास होगी, सैटरडे को क्या IFRS 9 आएगा भाई। मतलब मैंने 1 हफ्ता डिले किया है, तुम्हारे भले की बात है। नहीं दोगे फेल हो जाओगे। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, वो क्विज़ेस ये पड़े हुए चेक, मेजॉरिटी फेल हो। मतलब वो तुम्हें भी पता था, उसमें कोई नई बात तो नहीं है, पर वो तुमने मिस कर दी थी ना चीज़ें उसमें, कंसोल में, लीज में। लीज के मैंने नंबर दिए हैं आपको क्योंकि वो सॉलिड ट्रस्टी ने वो लिख दिया था स्पेशलाइज्ड एसेट, तो उस पर आप सही हो गए थे। चलें, तो मॉक मैंने कसम से आपके विद इन द पैरामीटर्स बनाया था मैंने, तो उसमें खाली अंग्रेजी आगे पीछे की थी। हाँ जी, यहां तक हो गया भाई? अच्छा भाई, ये मैंने आप लोगों के लिए एक फंडामेंटल चीज़ बनाई हुई है, यहाँ पे ज़रा देखिएगा क्या किया हुआ मैंने। इनिशियल एंट्री क्या बनाते हो आप, जल्दी बताओ? इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। पहले आप बोलते हो प्रॉफिट ले आओ। यार सुनना, ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ वरना फंसोगे आखिर में। मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्रेडिट आप ये कर लेते हो। अच्छा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लाते वक्त आप ये तमीज़ तहजीब नहीं करते कि इसमें कुछ अनरियलाइज है? क्या तमीज़ तहजीब होती है? नहीं होती, नहीं होती ना। मैं कहता हूँ करना भी नहीं, सीधा ले आओ प्रॉफिट। इसके बाद सोचना। अच्छा देखो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे पार्क किया, ये रहा, हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए कंसोल की पूरी सीक्वेंस है, ऊपर कंसोलिडेशन चल रही है, यहां से क्या शुरू हुआ? एसोसिएट। अच्छा, एसोसिएट की इंपेयरमेंट होगी तो अलग से पार्क होगी, हाँ या नहीं? अच्छा, अगर तुम लोग मुझे बताओगे
अगर एसोसिएट ने पेरेंट एंटिटी को कोई गुड्स बेचे, अगर एसोसिएट ने कोई पेरेंट एंटिटी को कोई गुड्स बेचे तो क्या कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा? यस। पर वो हटाऊंगा या उसको होल्डिंग? ये देखें यहां पे लिखा हुआ मैंने एसोसिएट टू पेरेंट, ये रहा होल्डिंग परसेंटेज, पेरेंट टू एसोसिएट ये रहा होल्डिंग। क्योंकि जब ये जो येलो हाईलाइटेड है ना, इसमें मैंने तमीज तहजीब नहीं की थी, मैं सीधा प्रॉफिट ले आया था और मैं कहता बाद में देखूंगा कि इसमें से क्या हटाना है। तो तुम्हें भी यही सजेशन दी मैंने कि वहां पे नेट एसेट्स में होशियारी, अगर देखो नेट एसेट्स में होशियारी की तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो इसलिए वहां पे वो गेम नहीं करना। भाई बात क्लियर है? तो ये सॉर्ट ऑफ तुम लोगों के लिए एक समरी है जो तुम्हारे बाद में काम आएगी, इसको आराम से कॉपी करना। अभी आ जाओ तुम इधर एक बेहतरीन से पास पेपर पे, हिमालय लिमिटेड। चलें जी, पेज नंबर बताएं इसका बुक में देख के क्या आ रहा है जल्दी से। ये बस इतना सा सवाल है। थ्री 323 बच्चे कह रहे हैं भाई 323 पेज पे ये पाया जाएगा। और अगर आप सवाब कमाना चाहते हैं तो ग्रुप पे भी भेज दें किसी को ये प्लीज, भेज दो भाई। हमजा कह रहे हैं 1 मिनट समरी दिखा दें। जानी ये वही है जो कल बनाई थी, खाली इसमें ये 4 चीजें ऐड हो गई हैं, 3 कल बनाई थी ना लास्ट क्लास में हमने समरी, उसके बाद बस ये ऐड हुई है, यानी और कुछ भी नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने ले ले भाई। क्या पोर्टल अलाउ करता है स्क्रीनशॉट? बंद नहीं हो जाता? नहीं करता ना अलाउ, तो ये कहां से ले रहा भाई? अच्छा लाइव क्लास में हो जाता है। अच्छा मोबाइल से पिक्चर ले रहा है। हाँ भाई बच्चे कह रहे हैं कि भाई 323 पेज नंबर पे ये पाया जाएगा। कितने नंबर का ये? बस। तो ये आपको करना है 15 मिनट में। तुम लोगों तो आता है ना अभी, और मुझे विश्वास है तुम पे कि तुम लोग कर लोगे। विश्वासघात नहीं करना बस। हो जाएगा ना 15 मिनट में? हो जाएगा इंशाल्लाह। 5 मिनट में तुम गुडविल बता दोगे मुझे। अच्छा इसमें एडजस्टमेंट नंबर 3 में तुम्हें बता देता हूँ, इधर देखो वरना तुम फंसोगे इसमें, क्योंकि तुमने IAS 1037 नहीं किया हुआ। इधर देखो प्लीज, इधर फोकस कर। एडजस्टमेंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, केयरफुली देखो फिर सवाल सॉल्व करना। वो क्या कह रहा है सुने। अपॉन एक्विजिशन, जब मैंने खरीदा इस कंपनी को, HL मतलब पेरेंट का प्लान ये है कि वो रीस्ट्रक्चर करेगा ML को। अच्छा रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने ऑपरेशंस जिस तरीके से कंडक्ट करते हैं ना, उसको करने का तरीका चेंज हो जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैं टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक का ऑडिटर हूँ, तो अब वो जा रहा है डिजिटल बैंकिंग के ऊपर, DRB लाइसेंस ले रहा है। DRB लाइसेंस का मतलब होता है कि कोई ब्रांचेस नहीं होंगी, आपको घर बैठे लोन मिल जाएगा। तो पहले ब्रांच मॉडल था, अब सेंट्रलाइज मॉडल है। पहले, अब क्या मॉडल है? तो जाहिर सी बात है जब लोगों को निकाला जाता है, रीलोकेशन की जाती है, तो उस पर खर्चे आते हैं। तो अब आगे इसको वापस से रीड करते हैं। अपॉन एक्विजिशन HL had a plan to restructure ML at a cost of rupees। मैं तुमसे पूछता हूं, ये जो 80 मिलियन का अंदाजा है, क्या ये तुम्हारी ऑब्लिगेशन है या सिर्फ सोच है? यही तो सीखनी है इसमें। एग्जामिनर ने मतलब गालियां नहीं दी, बाकी सब किया हुआ है कमेंट्स में। वो कह ये रहा है कि भाई आप मुझे एक बात बताएं, ये ऑब्लिगेशन है या सोच है? प्लान है। कोई आपको कंपेल कर रहा है कि पैसे दो, या खुद की मस्ती है? खुद की मस्ती है। आगे सुने, अप टू 31 दिसंबर, यानी एक्विजिशन पे जब मैं नेट एसेट्स निकाल रहा हूं, तुम लोग मुझे बताओ कि एक्विजिशन पे जब नेट एसेट्स निकाल रहा हूं तो सब्सिडरी की बुक्स में क्या ये 80 मिलियन माइनस हुआ होगा? एक्विजिशन डेट पे नेट एसेट्स और सब्सिडरी जब मैं लेकर आऊंगा तो क्या उस नेट एसेट्स में ये 80 मिलियन होगा? पहले तो ये सब्सिडरी की बुक्स का है ही नहीं, और ऊपर से अगर मैं सोच भी रहा हूं तो ये मेरी से सोच है, उसमें शामिल नहीं होगा। यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है। अब आगे आ जाओ, क्या कह रहा है वो।
वो कह रहा है 31 दिसंबर तक एमएल ने, एमएल कौन है? सब्सिडरी, वो कह रहा है उसने 70 मिलियन रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो भाई जैसे जैसे वो खर्चा करता गया वैसे वैसे वो रिकॉर्ड करता गया। तो क्या रिपोर्टिंग डेट पे 70 मिलियन ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है? और जो बकाया 20 मिलियन है उसके लिए तुम्हें कोई कंपेल भी नहीं कर सकता। तो क्या वो सोच ही सोच है? यस। तो ना एक्विजिशन पे कुछ करोगे ना रिपोर्टिंग पे। तो सर कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्यों करते थे? वो तो तुम्हारी ऑब्लिगेशन थी। ये तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, सोच है। वो ऑब्लिगेशन थी, ये सोच है। बात समझ आ रही है? तो ना तुम इसमें एक्विजिशन पे कुछ करोगे ना रिपोर्टिंग पे कुछ करोगे, बस ये सिखाना था। अब करें सवाल को, इग्नोर करना है बस। अभी बताते हैं। हाँ भाई, नेट एसेट सेट एक्विजिशन प्रताप के आ रहे हैं 2260। यही आ रहे हैं सबके? एक साथ कर रहे हो सब? और पोस्ट एक्विजिशन कितना आ रहा है? 448। ये कह रहे हैं 446। डबल 46 या 466? 466 एग्जैक्टली सही है। गुडविल आ रही है 170 की बच्चों की। हाँ एग्जैक्टली 170। एनसीआई बच्चे कह रहे हैं 286.6। वाह यार, तुम लोग तो मतलब कसम से 10 मिनट में कर लोगे। 170 गुडविल। देखो तभी तो मैं कहता हूँ तुम लोग इस काबिल हो। हम संडे को भी क्लास लगाएंगे तो कितना काम कर लेंगे। देखो 466। हाँ भाई, ग्रुप रिजर्व आए किसी के? एनसीए बच्चे कह रहे हैं 286.6। तो सिंपल है, फेयर वैल्यू में आप सिंपल पोस्ट एक्विजिशन को चिपका दें। सुहीर आप कह रहे हैं कि 2726 का ग्रुप रिजर्व है। 2728 आ रहा है। नेट एसेट्स ये है। नहीं 466 पोस्ट एक्विजिशन। अरे 286.6 है एनसीआई। राउंड ऑफ हो गया। हाँ कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है।
क्या? हाँ भाई, कुछ कह रहा है? प्रताप कह रहे हैं 2728, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर। कुछ बोल रहे हैं? हाँ, ये वो ख्याल रखना है तुमने ट्रांजैक्शंस का। हाँ भाई, ग्रुप रिजर्व पे पहुंचे? ग्रुप रिजर्व मूसा बिल्कुल सही है, 2728। भाई 15 मिनट बोले थे, होने वाले हैं। हाँ ना, बैलेंस शीट बन जानी चाहिए अब तक। नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट, ये देखो 4060 एक्विजिशन पे है। नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट कैसे निकालें बताऊं? ये देखें, ये आपको 31 दिसंबर 2020 के नेट एसेट्स दिए हुए हैं, किसके? एसोसिएट के। ये साल के आखिर के, इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ है, इसमें से प्रॉफिट को कटा दो। कितना है प्रॉफिट इसका? 910 का, हटा दिया, सही। अच्छा, इसमें से डिविडेंड लेस हुआ हुआ है, वो ऐड कर दो। आ गया? नेट एसेट्स एड एक्विजिशन ऑफ एनसीआई, बस। पढ़ा तेरे भाई ने, ऐसा खतरनाक है। अच्छा, एसोसिएट में जो डिविडेंड दिया है उसका क्या करोगे? नहीं, डिविडेंड जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी ग्रुप रिजर्व में अकाउंट फॉर हो चुका है, आपको उसकी पंचायत करने की नीड नहीं है। आपने सिर्फ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लेके आना जो कि आया हुआ नहीं है। 2728। चलो भाई, फिजिकल में से पहला बच्चा, वाह भाई, प्रताप की बैलेंस हो गई बैलेंस शीट। वो कह रहे हैं सर 10110 पे हुई है, 10110.6, बिल्कुल सही, वेरी गुड यार।
यहाँ पे एसोसिएट ने इन्वेंट्री बेची है ना, तो इन्वेंट्री में इम्पैक्ट आएगा इसका। जो एडजस्टमेंट पार्क हो जाए उस पर टिक लगा दिया करो कि भाई ये हो गई है। हाँ ना, अलग से दिखाते हैं ना, रिक्वायरमेंट है। इन्वेस्टमेंट अदर्स आ गई, अदर्स में कैसे निकाली भाई, हमने कहा 4320 टोटल है, 2220 आपकी कौन सी है भाई, सब्सिडरी वाली, उसके तो एसेट्स लायबिलिटीज ले आए। 1500 कौन सी है, एसोसिएट। तो मैंने कहा एसोसिएट की हटाए तो बाकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बच गई। मैंने कहा एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट हटा के एलिमिनेट नहीं किया, अलग से पार्क कर लिया यहाँ पर। एग्जाम में भी ऐसी बनानी है, नहीं डायरेक्टली छापोगे तो फिर गुस्सा हो जाएगा वो, डायरेक्टली नहीं। वेरी गुड निहान, 10110.6 पे बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, IS 1 की रिक्वायरमेंट है कि इन्वेस्टमेंट एसोसिएट फेस पे आती है। हाँ यही है 1011.60। वेरी गुड, बैलेंस्ड। हाँ भाई, इन्वेंट्री से दो बैलेंस माइनस होंगे, एक वो जो एसोसिएट ने पेरेंट को बेची है और एक वो जो पेरेंट ने, बिल्कुल। मूसा वेरी गुड। दस 10,110.6। हाँ जी, हो गई बैलेंस शीट। इक्विटी साइड तो सीधी सीधी है, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। सिवाय 74 के जो पेरेंट और सब्सिडियरी का आपस का है, वो देखो ना, तुमने ऊपर से 74 हटाया ना रिसीवेबल से, तो पेबल से भी हटाओगे, आ गया भाई ये। हाँ जी, अपने पास हेडिंग डाल दें आप, P&L विद एसोसिएट। अभी मस्त इसको लिंक कराते हैं और ये भी ख़त्म हो जाएगा।
आ जाओ। हाँ भाई, ये डन हो गया, इसमें कोई सवाल? आसान है ना, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? 1-0 आ गया आप दोनों का। ये एसेट साइड देख लो पहले। पीपी, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, अदर्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, एक साथ कर दिया तो चलो मसला नहीं है, बट ये कि IS1 की रिक्वायरमेंट है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैरीड एट इक्विटी अकाउंटिंग फेज पर अलग से आती है। तो मैंने क्या किया, खाली यहां से निकाल के यहाँ ऐड कर दिया, बस अलग कर दिया है, बैलेंस शीट में ही जगह अलग कर दी उसकी बस। तुम लोगों ने क्या किया होगा, 222 हटाया होगा और 147 प्लस कर दिया होगा, बस यही किया है ना, बैलेंस हो गई होगी। सही है। चलें, P&L विद एसोसिएट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हाँ जी प्लीज़ तो फोकस कीजिएगा बिफोर यू कॉपी। आप देख लें, मैंने यहाँ पे खाली एक चीज़ बनाई है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। ये आ गया आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये टैक्सेशन आ गई। हमने कहा कि भाई लेट से 30%, और ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा यार, तुम लोगों ने हेल्प करनी है मेरी इस पे, क्योंकि तुम लोग बड़े हेल्पफुल लोग हो। इधर 3 एंटिटीज़ हैं आपके पास, एक पेरेंट, एक सब्सिडरी, एक एसोसिएट। जल्दी बताओ, पेरेंट और सब्सिडरी आपस में कंसोलिडेट होंगे? चलें जी, होंगे। हम यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए सिर्फ ये बता देते हैं कि ये 2 चौरंगियाँ कंसोलिडेट होंगी, ये दोनों। सही है, ये दोनों कंसोलिडेट होंगे। हमने कहा भाई ये बात तो हमें समझ आती है। इसकी कौन सी अकाउंटिंग होगी? इक्विटी अकाउंटिंग। अब P&L में वो कैसे होगी, वो मेरा काम है सिखाना, वो अभी बताता हूँ तुम्हें। सही है, ये बात यहाँ तक डन हो गई, और इसको हम ज़रा ये कर लेते हैं, कंसोलिडेशन। सही है भाई, ये हिसाब किताब हो गया, यानी इसकी इक्विटी अकाउंटिंग, इसकी कंसोलिडेशन। प्लीज़ आप कैलकुलेटर हाथ में रखें, क्योंकि यूं कॉन्सेप्ट समझ आएगा ये। मैं दोनों को लिंक कर दूंगा आपस में, प्लीज़ फोकस के साथ। इधर मैंने कहा कि भाई अज्यूम करें कि पेरेंट एक्वायर्ड सब्सिडरी ऑन अप्रैल 1, 2023। अज्यूमिंग के 2023 के P&L है, ऐसा ही है। दूसरी एडजस्टमेंट, पेरेंट एंटिटी सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 एट अ मार्जिन ऑफ 40%, 50% इन्वेंट्री अनसोल्ड। ये भी एडजस्टमेंट देखी देखी लग रही है आपको। ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में है? पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में। अच्छा, फिर मैंने तीसरा कहा, सब्सिडरी एंटिटी सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 एट अ मार्जिन ऑफ 20%, 60% इन्वेंट्री
अनसोल्ड, ये सब्सिडरी टू पेरेंट हो गया, सही है जी। और फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग वॉज रुपीज 150, रिमेनिंग लाइफ 5 years, ये भी हो गया हिसाब किताब। 3 एडजस्टमेंट रखी है मैंने, सही है जी। और एक चीज यहां पर 5वीं, सब्सिडरी डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 10%, हाउएवर एसोसिएट डिक्लेयर्ड 15%। शेयर कैपिटल, सही जी, हमने कहा 1 million, और ये आ गया हमारे पास, ये आ गया सब्सिडरी का कैपिटल और ये एसोसिएट का कैपिटल। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। मैंने कहा सवाल अभी क्या निकालें, कहीं से बना लेते हैं यहाँ पे हाथ के हाथ, यहाँ तक कोई मसला। अच्छा, सबसे पहले आप अपने दिमाग को सुकून में रखें और बोलेंगे भाई सबसे पहले कंसोलिडेशन करनी है। सबसे पहले कौन सा पीएनएल बनाओगे? वेरी गुड, तुम लोगों ने यहाँ पे साथ साथ अभी देखना है। मैं बनाऊंगा यहाँ पे अनएडजस्टेड पीएनएल, सही है। सेल्स, अच्छा मुझे बताओ, मैंने ये रखी पेरेंट एंटिटी की 100%, सब्सिडरी की कितने महीने की? 9 months। क्यों भाई? क्योंकि उससे पहले तो मेरी कॉस्ट, मेरी इनकम नहीं है। एक बार चेक कर लो, ये आती है? अच्छा, ये आती है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास, हम आपको चेक भी करा देंगे एक बार विश्वास के लिए। ये आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसा ही है भाई, और ये आ गया अदर इनकम। अच्छा, अदर इनकम देखना सिर्फ और सिर्फ किसकी बुक्स की आ रही है? पेरेंट एंटिटी की, उसकी तो है ही नहीं, ऐसा ही है। हमने कहा जब ये हिसाब किताब आ गया मेरे पास, तो मेरे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, इसके बाद टैक्सेशन आ गई। टैक्सेशन के लिए हमने कहा कि भाई ये अमाउंट आ गई, ये बन गया अनएडजस्टेड पीएनएल। यहां तक कोई मसला? सारी सीक्वेंस सेम है। अभी मैं कंसोलिडेशन की पंचायत कर रहा हूं, जैसे बैलेंस शीट में भी पहले किसकी पंचायत होती है? कंसोलिडेशन की। इक्विटी अकाउंटिंग को अभी मैंने छुआ नहीं है। प्लीज फोकस हो गए यहाँ पे, खाली नजर रखें, ये यूं हो जाएगा आपका गेम, प्लीज इधर। अच्छा भाई ऑनलाइन में तो यहाँ तक कोई मसला? हमने सिर्फ अनएडजस्टेड पीएनएल बनाया, ये रहा। सिर्फ मैंने क्या किया, 9/12, 9/12, 9/12 ये करता गया हूँ बस मैं, सही है। ऑनलाइन में तो प्लीज कंफर्मेशन दो, क्लियर है। अच्छा, आप यहाँ पे क्या पार्क करते हैं बच्चों? एडजस्टमेंट्स। कौन सी? इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स। अच्छा, आप मुझे ज़रा गाइड करेंगे क्योंकि आप इसमें चैंप हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पहली एडजस्टमेंट तो वो टाइम अपोर्शन वाली थी, हम कर चुके हैं। पेरेंट एंटिटी ने गुड्स बेचे, किसको? सब्सिडरी को। कितने के? अच्छा, आप ये बात मानते हैं कि मैं यहां से 50,000 हटा दूं, यहां से भी हटा दूं? अच्छा, फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से इंक्रीज कर दूं? पक्की बात है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया सोचने का तरीका कि पूरा हटाने का मतलब ये कि आप समझ रहे हैं पूरी चार्ज हो गई, जबकि उसका अनरियलाइज्ड पोर्शन अब तक चार्ज तो नहीं हुआ, तो रिवर्स कैसे कर दिया। और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इसलिए रखा है क्योंकि वो नेगेटिव है, तो एक्सेल में ये इसको रिवर्स कर रहा है। क्लैरिटी है? चलें, हमने क्या कहा, इसका कितना परसेंट मार्जिन है? 40%। ये आ गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये क्या आ गया? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अच्छा, इसका भी कितना परसेंट? अच्छा देखिए, 40% लगाया तो मार्जिन आया। मार्जिन के बाद मैंने कहा इन्वेंट्री कितनी बची हुई है? 50%। तो हमने कहा ये आ गया। हमने कह दिया ये ट्रांजैक्शन हो गई पेरेंट टू सब्सिडरी की। अच्छा, अब यही ट्रांजैक्शन देखेंगे सब्सिडरी टू पेरेंट। अच्छा भाई, मैंने कहा मुझे आपस की सेल का पंगा है, बाहर की सेल तो मैं मानता ही हूं, तो मुझे बताओ सेल कितने की हुई है? 80,000। तो मैंने 80,000 रुपये से इसको हटा दिया, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी रिवर्स किया। अब जल्दी से मुझे बताएं इस पे मार्जिन कितना है? तो ये तो पूरा प्रॉफिट आ गया ना। सामने वाले की इन्वेंट्री में कितना बचा हुआ है? 60%।
9,600। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा आप सब प्लीज़ मुझे एक बात पे गाइड करें, इस 50-50 का प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट है? इस 80-80 का है? इस 10 और 9-6 का है? ये है। अच्छा मैंने कहा भाई हम यहाँ पे बना रहे हैं एडजस्टेड कंसोलिडेटेड P&L। अच्छा इसको हम ज़रा सही कर लेते हैं, ये आ गया भाई। अच्छा भाई अब अगर मैं प्लीज़ यार यहाँ पे फोकस होके बताओ, अब अगर मैं खाली इसको सम करूँ तो ये आ गया, ये आ गया और ये सेल्स की फिगर यहाँ तक सही हो गई। सही है? अब तक एसोसिएट की बात की? एक बार भी नहीं की। आए आगे देखते हैं। मैंने कहा सर चले 1378160 तो ये आ गया एडजस्टेड जीपी। अब तुम लोग यहाँ पे बताओगे मुझे फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट कितनी है? ये क्यों बता रहा है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के लिए। क्या बुक हुआ होगा? हम करेंगे। चलिए इससे किस कंपनी का प्रॉफिट कम होगा? सब्सिडरी का, क्योंकि किताबों की किसका है? अच्छा ऊपर ये बताओ देखकर सारे बच्चे, यहाँ इन दोनों में से किसका प्रॉफिट सब्सिडरी को कम करेगा? 10 वाला 9-6। 10 वाला क्यों नहीं? वो पेरेंट एंटिटी की बुक्स कर रहा है वो, यानी खाली देख रहा था कि याद है या नहीं है। चलें अब मुझे बताएं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंक्रीज करूं? ऐसा ही है। अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर मैं इंक्रीज करूं तो मैंने कहा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से 1/50 को डिवाइड कर दूं 5 से और 9/12 22/50। चलें ये आ गया। हमने कहा भाई इसको भी हम अगर प्लस करें तो ये अमाउंट आ गई, इंक्रीज हो गया ना एक्सपेंस। चलें तुम लोगों ने बता दिया, मज़ा आ जाएगा। क्या इस प्रॉफिट के अंदर अदर इनकम में सब्सिडी से दिया गया डिविडेंड है? पक्की बात है? चलें वेरी गुड, याद रखिएगा सब्सिडी से दिया गया डिविडेंड है। अच्छा हमने ये कहा कि भाई हमने यहाँ पे एक चीज़ लिखी नहीं कि भाई हमारे पास की होल्डिंग कितनी है? 75% होल्डिंग। हमने ये सही कर लिया यहाँ पे। कितनी होल्डिंग है? 75%। अच्छा मैंने क्या कहा कि भाई मैं यहाँ पर ये हो गया हिसाब किताब मेरा ऑटोमेटिकली। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जो सब्सिडी मुझे डिविडेंड देता है बैलेंस शीट में कुछ करता हूँ उसका? सब्सिडी ने अगर मुझे डिविडेंड दिया तो उसकी इक्विटी में नेगेटिव होता है, उसकी पोस्ट एक्विजिशन से आके मेरे पास जीरो हो जाता है। पर कहने का मतलब है इक्विटी में तो जीरो हो जाएगा, क्या P&L में जीरो होगा या हम करेंगे? ताकि लगे कि कोई प्रॉफिट ही नहीं है। ऐसा है? तो हमने कहा कि जल्दी से बताओ उसका शेयर कैपिटल कितना है? 1 मिलियन का। 1 मिलियन का कितना परसेंट उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है? 10% का 75%। मैंने यहां से हटा दिया 75,000, तो 25 किसका है? वो तो उसको मिल भी जाएगा, क्योंकि ये तो एक गुल्लक से निकल के दूसरे गुल्लक में इंपैक्ट जीरो है। अच्छा इक्विटी में इंपैक्ट जीरो हो चुका है तो यहाँ पे भी इंपैक्ट नहीं होना चाहिए ना, ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ से जीरो ही जा रहा है। यहाँ तक कोई मसला? पक्की बात है? चलें यार प्लीज़ अब यहाँ पे आप लोगों ने फोकस करके देखना है। अब इसके बाद मुझे एक बात बताओ, एसोसिएट ने भी डिविडेंड दिया है, कितने का? 15% का। अब जरा यहाँ पे मैपिंग है, समझना है और फिर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट की आपस की बाद में देख लेंगे। फोकस होके मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ कि भाई ये जो आपकी एसोसिएट है इसने 15% का डिविडेंड दिया, कितना बनता है? 2.25। ऐसा ही है? अच्छा हमने ये कहा कि मैं इस कंपनी को कोई 35% ओन करता हूं। मैं इस कंपनी को कितना परसेंट ओन करता हूं? 35%। तो मुझे बताओ इसमें से मुझे कितना मिला होगा? 78750। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 153,750 में से ये 75 निकाल दूं, 153,750 में से 75 निकाल दूं, नहीं बताओ तो सही, 75 हटाओ ना, 153,750 में से 75 हटाओ, यही आ रहा है? वापस से करता हूं। देखो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेरे इस डिविडेंड इनकम में ना हर कंपनी से कमाई हुई डिविडेंड इनकम होगी, चाहे कोई और कंपनी हो, चाहे सब्सिडरी हो, चाहे एसोसिएट हो।
यहाँ तक क्लैरिटी है? किसका हटा दिया? सब्सिडरी वाला आपके सामने हटा दिया। यहाँ पे लिख भी देता हूँ तुम लोगों के लिए कि ये जो अमाउंट है ये वाली, ये हम कह रहे हैं डिविडेंड फ्रॉम किसका है भाई? सब्सिडरी है। हमने कहा भाई ये आप यहाँ पे लिख भी देते हैं आसानी के लिए, ये डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी, ये था भाई, हमने यहाँ से इसको हटा दिया। सही है, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी में। अच्छा अब मैं कह रहा हूं इसके अंदर किसका डिविडेंड बच गया? एसोसिएट का। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप खाली यहां समझिएगा तो मजा आ जाएगा। मुझे आप एक बात बताएं, एसोसिएट ने प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना कमाया है? 293। अज्यूमिंग के साल के शुरू से ही मेरी एसोसिएट है, अज्यूमिंग के साल के शुरू से ही मेरी एसोसिएट है। मैं आपसे पूछता हूं इसका 35% आपके पीएनएल में आना चाहिए, ऐसा है? अच्छा पर मुझे बताओ एसोसिएट ने डिविडेंड कितना दे दिया? गलत, आपने यहां पे 2.25 का डिविडेंड दिया है, वो ये रहा, और इसका 35% आपको मिला है, ऐसा है? ये रहा जी। मुझे बताओ अब खाली यहां पे समझ के कि भाई अगर मैं इसमें से ये माइनस करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट है? अगर इस बात को पिक कर पाओ भाई। देखो एसोसिएट ने कमाया कितना, जल्दी बताओ? 293। बांटा कितना? बचा कितना? अच्छा यहां तक कोई मसला है तो बताओ। सिर्फ ये पुराना रिकैप है, पुराना रिकैप है। अच्छा अब देखो मैं कनेक्ट कैसे करता हूं उसको बैलेंस शीट से और फिर यहां से। मुझे बताओ क्या ये वाली अमाउंट ऑलरेडी रिटेन अर्निंग में होती है? ये हम ले जाते हैं। इस बात से अगर डिनायल है तो बता दो भाई। वाकई 78750 रिटेन अर्निंग में होता है क्या? नहीं होता। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होता, हम ले जाते हैं उसको, ऐसा ही है। ये कहानी होती है कहां पे? ग्रुप रिजर्व में, बैलेंस शीट में। पर आपको पीएनएल के कॉन्सेप्ट्स ये कह रहे हैं, एक यहां पे चीज सिखा रहा हूं याद रखिएगा। आपको यहां पर पीएनएल के कॉन्सेप्ट्स ये कह रहे हैं कि यहां पे आप एक हेडिंग डालें, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। शेयर ऑफ, वो कह रहा है आप यहां पे एक काम ये करें, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट ना, उसके प्रॉफिट का 35% पूरा ले आए, क्योंकि आप ये दिखाएं कि आपने एसोसिएट से कितना कमाया, चाहे रिसीव हुआ या नहीं हुआ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, बैलेंस शीट में आप क्या करते हैं? बैलेंस शीट में 78750 आपकी किताबों में ऑलरेडी होता है, किस नाम पे? पर क्या ग्रुप रिजर्व में दिखता है कि डिविडेंड इनकम है, या सिर्फ इक्विटी में होता है? आप बकाया ये ले जाते हैं तो आपका कुल मिला के ये और ये कितना बन जाता है? 102, यानी सामने वाली कंपनी के कमाए हुए प्रॉफिट का आपका हिस्सा। ये बात हो गई कहां पे? बैलेंस शीट में। ये कहां पे हो गई? यही बात अगर मैं पीएनएल में करूं तो वो कहता है आप अपनी एसोसिएट से कमाई हुई पूरी कमाई अपने हिस्से की अपने पीएनएल में दिखाएं। तो मैंने कहा सही है भाई। मैंने कहा सेपरेट बुक्स में तो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता ही नहीं है। मैंने सिंपल क्या किया, एसोसिएट के पीएनएल में गया, ये रहा, इसका 35% ले लिया। देख लो यहां पे इसका कितना परसेंट? 35%। अच्छा फिर जब मैंने ये हरकत की तो मुझे याद आया, एक इनकम दो बार रिकॉर्ड हो गई है, डिविडेंड। क्योंकि अल्लाह की कसम डिविडेंड इसमें भी है, ऊपर भी है, तो ऊपर से क्या करो? तो मैंने कहा भाई ऊपर से जो डिविडेंड हटाऊंगा वो 1.5 मिलियन का 15% या अपना हिस्सा। तो मुझे आप एक बात बताएं जल्दी से, ये कितना हो जाएगा? मैं पहले आपको समझाता, बात नहीं समझ आती, अब लॉजिकल बात कर रहा हूं। आप सब्सिडी से कमाया हुआ डिविडेंड भी हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? आपस की कमाई दिखा, एसोसिएट से कमाया हुआ क्यों हटाएंगे? क्योंकि वो शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऑलरेडी होगा। अब मुझे बताओ ऐसे ग्रुप रिजर्व और शेयर ऑफ प्रॉफिट आउट नहीं हो जाएंगे?
आउट होंगे नहीं होंगे? वापस ग्रुप रिजर्व और शेयर ऑफ प्रॉफिट अभी आउट हो जाएंगे और सेम रहेंगे, प्रेजेंटेशन सही हो जाएगी। लॉजिक है, इक्विटी में भी अल्लाह की कसम 102 ही है, पीएनएल में भी कितना है, पर यहां पे दिख रहा है कि एसोसिएट से ये कमाया है। और एक और लॉजिक बताओ, शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज होगी, पूरे से या अनडिस्ट्रीब्यूट से? यानी मैं आपसे अगर टेक्निकल सवाल करे एग्जामिनर, वो आपको एक एमसीक्यूज पूछे, बोले कि 102,735 इज योर शेयर ऑफ प्रॉफिट, 102,735 इज योर, वो तो पूरा दिखा दिया आपने। अच्छा कोई आपसे पूछे शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, आप बोलेंगे एसोसिएट का प्रॉफिट उठाओ, उस पर परसेंटेज चिपका दो। क्या बोला मैंने? एसोसिएट का प्रॉफिट उठाओ, उस पर परसेंटेज चिपका दो, आपको पता लग जाएगा उसकी इस साल की कमाई में आपका कितना है, तो इतना है ना। तो क्या इक्विटी के अंदर भी इतना था, पर वहां पे दो तरीकों से किया था, एक डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा हमने पता है इक्विटी में क्या किया था, बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूट का कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी, हमने कहा जो नहीं हुआ वो पार्क कर लो। बट पीएनएल बनाते वक्त आपने मोहतात रहना है, क्योंकि यहां पे अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट लेकर आओगे तो आपको पता होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। तुम सब मुझे एक बात बताओ, अगर एसोसिएट डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट ना करती तो पूरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो क्या ऊपर कोई एडजस्टमेंट होती? नहीं होती, सिंपल। यानी पूरी अमाउंट से मेरी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती। तो पहले बताओ इसमें और बैलेंस शीट में फर्क क्लियर है? यानी सर अगर मैं कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाता हूं तो हल क्या, सबसे पहले अनएडजस्टेड पीएनएल बनाओ, पेरेंट और सब्सिडियरी को फारिग कर दो, फिर क्या आएगी? एसोसिएट। एसोसिएट की कौन सी अकाउंटिंग? इक्विटी अकाउंटिंग। इक्विटी अकाउंटिंग का मतलब है सामने वाली कंपनी जो बनाया उसका अपना हिस्सा अपने पीएनएल में, उसका अपना हिस्सा। पर क्या अपना हिस्सा अपने पीएनएल में कॉस्ट मॉडल में होता है? नहीं। तो सेपरेट बुक्स में तो कॉस्ट मॉडल पे था ना, और कॉस्ट मॉडल में मुसीबत सिर्फ एक ही चीज थी, डिविडेंड। बात समझ आई? मैं सिंपल क्या करूंगा, सामने वाली कंपनी जो मेरी एसोसिएट है उस पर क्या लगाऊंगा? अपनी परसेंटेज। मुझे क्या मिल जाएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड या पूरा? वो आ गया यहां पर, ये रहा। फिर अपने आप से सवाल पूछो, क्या एसोसिएट ने डिविडेंड तो नहीं दिया था? अगर जवाब आता है यस एसोसिएट ने डिविडेंड दिया था, तो क्या करेंगे? डिविडेंड से हटा देंगे। अगर नहीं हटाएं तो क्या होगा? दो बार हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रॉफिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। पर आपसे मैं पूछूं शेयर ऑफ प्रॉफिट जो टोटल है उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या उससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है? वो तो कैश आ गया। इन्वेस्टमेंट किससे इंक्रीज होती है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड से। तो मुझे बताओ अगर मैं यहां पर इसको टोटल करूं तो सर मेरे पास, अब जल्दी से बताओ, इस पूरे प्रॉफिट के अंदर कितनी कंपनीज का प्रॉफिट है? 3। एक पेरेंट, दूसरा, तीसरा एसोसिएट। अभी भी बताऊं, पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट। फड्डा किस पे? सब्सिडियरी पे। फड्डा किस पे? सब्सिडियरी की। अभी भी अप्रोच वही है, सब्सिडियरी का प्रॉफिट उठाओ, उसमें से एडजस्टमेंट माइनस करो। कितनी एडजस्टमेंट्स हैं? जो भी आई हुई हैं यहाँ पे, सही है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कितने पैसे जमा हुए हैं, अब लेट से इस सवाल में तुम बताओ सब्सिडियरी का सेपरेट बुक्स का प्रॉफिट कितना है? हम ऊपर जाके देखते हैं, ये है। जवाब दो, क्या ये कंसोलिडेट हुआ या इसके 9 महीने? अच्छा मैंने इसको 9/12 कर दिया तुम्हारे कहने पे, ये रहा 9/12 कर दिया तुम्हारे कहने पे, ये आ गया। अब आखिर में एक और बात बताओ, ये जमा हुआ है या इसमें भी एडजस्टमेंट्स हुई हैं? अच्छा मैंने लेस किया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सब्सिडी टू पेरेंट, क्या माइनस करूं? वेरी गुड यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें से लेस कर दूं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, कितना है भाई? अच्छा ये 75,000 माइनस करूं, किसकी बुक्स का है? पेरेंट एंटिटी की। वेरी गुड। आपने जब ये बच्चों माइनस किया, आपको पता लगा सब्सिडियरी का ये प्रॉफिट जमा हुआ है, इस पे 25% लगा दूं, क्या मिल गया? ये शेयर ऑफ एनसीए। अच्छा अगर मैं यहां पे एनसीआई लिखूं तो मैंने कहा कि भाई वो तो ये आ गया, बाकी सारे पैसे किसको दे दूं? अच्छा तुम लोग बताओगे पेरेंट एंटिटी को बाकी पैसे अगर दिए तो उसमें पेरेंट के अपने पैसे भी हैं,
एसोसिएट के भी हैं और सब्सिडरी का हिस्सा भी है। पहले बताओ पीएनएल समझ आया? यानी पीएनएल में आपको सिर्फ एक ट्रिक सिखानी थी कि ऊपर से डिविडेंड माइनस क्यों होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट में ऑलरेडी होता है। पर ये हरकत खुदा के वास्ते बैलेंस शीट में नहीं करना, क्योंकि बैलेंस शीट में दिखता नहीं है किस नाम से। यहाँ पे क्लैरिटी है? चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी दे दूँ ऑनलाइन वालों, क्लियर है? प्रताप, इश्ना और सारे बच्चे? चलें, गुड। हाँ जी।